अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात का मेज़बान मैं हूं फिदाउल्ला चौधरी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कॉटन के हवाले से। कॉटन हमारे मुल्क में बेहतर मुनाफा बख्श फसल है और इसके ऊपर हमारी इंडस्ट्रीज का दारोमदार है। कॉटन को वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर इसकी पैदावार पहले बहुत ज़्यादा थी, दरमियान में काश्तकार ने कम कर दी। अब फिर दोबारा से गवर्नमेंट का इस साल बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे इन्फ्लुएंस है कि कॉटन मैक्सिमम होनी चाहिए। इस हवाले से हमने आज अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर हैं डॉक्टर फयाज अहमद साहब, CCRI मुल्तान में। वेलकम जी, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। जी बहुत शुक्रिया जी। तो हम डॉक्टर साहब से ये भी जानना चाहेंगे कि आज के दौर के अंदर जो है कि हमारे यहाँ पर क्या वजह है कि दरमियान में फसलें कम हो गई, पैदावार भी कम हुई, फिर मौसमी हालात तब्दील होते गए। डॉक्टर साहब बताइएगा कि हमारी कॉटन के ऊपर ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आए कि पहले दरमियान में हमारा ये साउथ पंजाब जो है कि प्योरली कॉटन बेल्ट था, लेकिन इस साल ये देखने में पिछले कुछ कोई 5 से 7 सालों में देखने में आ रहा है कि फसल कम होती जा रही है कॉटन की। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। इसमें मौसमियाती तब्दीलियाँ भी हैं। इसके अलावा जो कपास की काश्त के हवाले से जो काश्तकारों की आमदन है उस पर भी असर पड़ा है। इसके अलावा जो दूसरी फसलों की काश्त बड़ी है, जिसमें मकई है, चावल है, और जहाँ पे कमात ज़्यादा लगता है वो और ज़्यादा मिलने लगने की वजह से जो साउथ पंजाब में ख़ासकर बहालपुर से आगे जाएं तो वहाँ पे ज़्यादातर मिलने लग गई शुगर केन की। ज़ाहिर उसने एरिया को अफेक्ट किया है। तो जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं वो पूरी दुनिया में इफेक्ट कर रही हैं। अभी आप देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो मानसून शुरू हुआ है तो उसने कितना डैमेज किया है। तो इसी तरह जब बारिशें नहीं होती तो उसकी वजह से भी नुकसान होता है। खुश्क साली आ जाती है। जी, खुश्क साली आती है, पानी की कमी हो जाती है, ज़्यादा गर्मी की वजह से पैदावार मुतासर होती है, और जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो उसकी वजह से भी फसल डैमेज होती है। तो वो भी नुकसान हम ये जानना चाहेंगे कि फार्मर की इंफॉर्मेशन के लिए कि हमारे यहाँ पर के ऐसी वैरायटीज कौन कौन सी हैं कि जो ज्यादा पैदावार दे सकती हैं हमारे क्लाइमेट के मुताबिक। जी बिल्कुल, इसमें जो बुनियादी चीज़ है, हमारे यहाँ दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा है, तो हमें ऐसी वैरायटी लगाने की ज़रूरत है जो दर्जा हरारत जितना यहाँ पे प्रिवेल कर रहा है, जैसा कि 45 से लेकर 50 तक चला जाता है कपास के इलाकों में, तो वहाँ पे ऐसी अक़साम लगाने की ज़रूरत है जो हीट टॉलरेंट जिनको कहा जाता है, जिनमें गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत ज़्यादा हो। तो ऐसी वैरायटी लगाने की ज़रूरत है। हम पिछले कई सालों से हम CCRI मुल्तान में ये तजर्बात कर रहे हैं, और हम मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से जो ब्रीडर हैं हमारे मुल्क के, उनसे हम वैरायटीज़ को लेते हैं और यहाँ पे काश्त करते हैं, उनको टेस्ट करते हैं। तो मुख्तलिफ सालों में मुख्तलिफ वैरायटीज़ हमारे पास जो परफॉर्म करती हैं, उसमें खुसूसन मैं जिक्र करना चाहूँगा नयाब 878 एक वैरायटी थी हमारे पास, जिसको हमने टेस्ट किया। उसमें यह खूबी थी कि वो गर्मी भी बर्दाश्त करने की सलाहियत थी, और इसके साथ साथ कम पानी के साथ भी उसने अच्छी पैदावार दी। बताइएगा कि क्या वजह है कि हमारे यहाँ पर इतना ज़्यादा वर्कआउट होने के बावजूद कॉटन की फसल में पैदावार उस तरह से नहीं आ रही जिस तरह से होनी चाहिए, इनकी पैदावार जो है पर एकड़ कम होती जा रही है। इसमें मुख्तलिफ वजूहात हैं। सबसे पहले देखने की बात यह है कि जो एक आम फार्मर है उसकी पैदावार और जो एक प्रोग्रेसिव फार्मर है जिसके पास वसाइल हैं, उसकी पैदावार में कम से कम 10 से 15 मन का फ़र्क है। तो यही बुनियादी चीज़ है जिसकी वजह से हमारी पैदावार कम हुई है, क्योंकि अक्सरियत हमारे फार्मर्स की वो छोटा काश्तकार है, और उसके लिए अलमिया ये है कि उसके पास वसाइल नहीं है। क्योंकि जो ज़रूरी मदाखिल है जैसा कि खादें हैं और इसी तरह पेस्टिसाइड्स हैं, इनकी कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। महंगाई कोविड-19 के बाद तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और इसके असरात इन चीज़ों पर भी पड़े हैं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें बाहर से आती हैं। तो उसकी वजह से किसान में ये सकत ही नहीं रही कि वो अपनी फसल की सही निगहदाश्त कर सकें। तो ये एक बुनियादी मसला है जिसकी वजह से पैदावार मुतासर हुई है। क्योंकि गवर्नमेंट इस पे बहुत ज्यादा इस बार जो है कि गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है कि एक तो पहले काश्त पे बहुत ज्यादा था कि मैक्सिमम काश्त होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन यहाँ पर अभी थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है कि जो गवर्नमेंट फिगर और जो प्राइवेटली लोगों के फिगर्स हैं वो काफी डिफरेंस है उसमें।
तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपका इदारा उस पर भी वर्किंग करता है कि हमारे कितनी काश्त इस दफा हुई है? देखें, मैं इस पे कोई कमेंट तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रूर बयान करूंगा कि हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बेटर कॉटन। उस में हम मुल्तान और डीजी खान के 2 ज़िला में काम कर रहे हैं। तो पिछले सालों की निस्बत मुल्तान में हमारे पास तकरीबन कोई 9,000 के करीब फार्मर हैं जो रजिस्टर्ड हैं और जिनको अक्सर औकात हमारी जो फील्ड टीम है वो विजिट करती रहती है। बिल्कुल सही सर। तो हमारे पास जो डाटा है उसमें पिछले साल की निस्बत एकरेज कम हुई है, यानी काश्त जिस फार्मर ने पिछले साल 5 एकड़ काश्त किए थे उसने इस साल 1 या 2 एकड़ काश्त किए। तो मुल्तान का डाटा हमारे पास तो ये कहता है। अलबत्ता डीजी खान में चूंकि पिछले साल काश्त कम थी तो वहाँ पे कुछ एरिया बड़ा है, तो ये अब मुख्तलिफ जगह पे आपको मुख्तलिफ ट्रेंड नजर आएगा, कहीं पे काश्त कम हुई है, कहीं पे ज्यादा हुई है। ओवरऑल जो फिगर है गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो फिगर दी जा रही है वो तकरीबन 45 से 48 लाख एकड़ की है, जबकि जो सैटेलाइट का डाटा कह रहा है कि उसमें काश्त कम हुई है। तो क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विस एक डिपार्टमेंट है जो डाटा इनका भी लेता है, उसमें एकरेज का डाटा भी होता है, कपास पौधे की वो बाकायदा मैपिंग करते हैं, उससे पैदावार का एक तखमीना लगाते हैं। जी बिल्कुल। तो जब वो डाटा आ जाएगा तो उससे भी काफ़ी हद तक कंफर्मेशन करने में मदद मिलेगी, लेकिन ये है कि 100% डाटा तो कोई भी करेक्ट नहीं होता, क्योंकि फिजिकली हर एकड़ का जाके सर्वे करना बहुत मुश्किल है। तो गवर्नमेंट के पास भी इतने वसाइल नहीं है, लेकिन ये काबिल तारीफ बात है कि इस दफ़ा गवर्नमेंट की जितनी भी मशीनरी है उसने फोकस किया है। कमिश्नर ऑफिस और जनाब सेक्रेटरी ज़राअत और इसके अलावा नीचे जितना भी अमला था उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा काश्त की जाए। उसमें महकमा ज़राअत एक्सटेंशन को भी इन्वॉल्व किया गया, तो उस कोशिश के कुछ ना कुछ असरात हमें ज़रूर मिलेंगे। बिल्कुल सही सर, क्योंकि इस बात जो है कि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो कि इस पर ज़्यादा वो होना चाहिए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज बेस कर रही है, हमारी इंपोर्ट एक्चुअली गवर्नमेंट कम करना चाह रही है कॉटन की, ताकि पाकिस्तान से अगर प्रोडक्शन होगी तो हमारे लिए आसानी होगी। जी बिल्कुल। तो सर इस हवाले से ये बताइएगा कि अब जो क्लाइमेट आप देख रहे हैं इस वक्त, हमारा जो ओवरऑल पाकिस्तान का क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है, जिसका ग्लोबली चेंज है, तो इसमें फसलें भी उस तरह से, उनके एरियाज भी चेंज हो रहे हैं। अब देखें पहले यहाँ पर जिस तरह से पहले कॉटन बेल्ट्स थी ये, अब यहाँ पर मकई बहुत ज्यादा लग रही है, शुगर केन बहुत ज्यादा लग रहा है, तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई इम्पोज किए जा रहे हैं इन चीजों को कि कॉटन को ज्यादा किया जाए? जी, गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें 2 चीजें हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज है, मौसमियाती तब्दीली के असरात अपनी जगह मौजूद हैं। दूसरी बात यह है कि जो आम काश्तकार है, छोटा काश्तकार है, उसके लिए कपास नफा बख्श फसल नहीं रही, क्योंकि इसकी निगहदाश्त या पैदावारी अवामल जो हैं इतने उस पर अखराजात हो जाते हैं कि आगे जाके उस फसल की कीमत सही मिलती नहीं है, जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। ये गवर्नमेंट ने इस दफ़ा इनिशिएटिव लिया है कि कीमत फिक्स कर दी है, उससे काफ़ी हद तक उम्मीद की जा सकती है कि काश्तकार को एक हौसला अफजाई मिलेगी और उससे अपनी क्रॉप की मैनेजमेंट को बेहतर कर सकेगा। जहाँ तक मौसमियाती तब्दीली की बात है वो एक फैक्ट है और उसकी वजह से भी शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि जहाँ पे मकई और चावल जैसी फसलें लग जाती हैं वहाँ पे हवा में नमी का तनासब बढ़ जाता है, और जब टेम्परेचर भी ज़्यादा हो, दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से फिर गर्मी, फ़र्ज़ करें अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो वो महसूस 44 हो रही होती है या 45 हो रही होती है, तो वो हबस की वजह से, गर्मी की वजह से हो रही होती है।
तो फसल में अगर आप जाएंगे तो फसल में और ज्यादा हवस होता है और ज्यादा हीट, क्लोज पौधे लगे हुए होते हैं। इसको हीट इंडेक्स कहते हैं कि वो गर्मी बहुत ज्यादा फील होती है, तो उसकी वजह से फिर पैदावार काफी मुतासर होती है। तो इसको भी हमने मद्देनजर रखना है। बाकी मौसमियाती तब्दीलियां पूरी दुनिया में हो रही हैं, हमारे यहाँ जरा ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर हम चीजों को मैनेज कर सकें, अपने आप को उसके लिए तैयार कर सके, तो काफी हद तक चीजें बेहतर हो सकती हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि लास्ट ईयर जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हुआ, एकदम बारिशें स्टार्ट हो गई, उसके बाद हमारी ऑलमोस्ट कोई 60-70% जो क्रॉप थी वो खराब हो गई, जिसको ना फसल हो सकी, रेट्स भी ज्यादा हो गया और फिर फार्मर के पास थी भी नहीं और लॉसेस भी हुए। पिछले 3 साल से यही चीजें देखने में आ रही हैं। तो इस साल क्या कोई ऐसी वैरायटीज मुतारफ करवाई गई हैं कि जिनके ऊपर कम एक्सपेंस आए और फार्मर के लिए फेवरेबल हो वो क्रॉप? देखें, असल में बात यह है कि जब हम किसी चीज किसी चीज पे जब हम फॉर एग्जांपल कोई किसी ज़रूरी मदाखल की कमी करते हैं किसी चीज में या वैरायटी में, तो उसके असरात पैदावार पर भी पड़ते हैं। अब जो भी टिंडे लग रहे हैं पौधे के ऊपर, उनको ग़िज़ाई अज्जा की जरूरत होती है। तो अगर पैदावार ज्यादा लेनी है तो उसके लिए हमें ज़रूरी मदाखल का इस्तेमाल, खसूसन खादों का इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि जो अगर ज्यादा टिंडे लगेंगे तो उनको ज्यादा खुराक की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कुछ ऐसे तरीकाकार हैं कि जिसके ज़रिए से हम ज़रूरी मदाखल का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। उसमें वैराइटीज़ अपनी जगह है, इसके साथ साथ जैसा कि हमारे अदारे ने एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है जिसको लीफ टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया है। इसका मतलब बनता है लो एक्सपेंडिचर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। ठीक है। तो बेसिकली ये बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी है। इसमें हमने करना ये है कि ज़मीन को कवर करना है, मल्चिंग करनी है, कि जो फील्ड बैरन है, बिल्कुल ऊपर उसको सनलाइट पड़ रही है और उसकी वजह से टेम्परेचर उसका राइज कर रहा है। जब हम किसी भी पौधे की बाकियात से, खसूसन ये चावल की जो बाकियात होती हैं, पराली कहते हैं इसको, इससे अगर हम कवर कर देते हैं तो वो ज़मीन ठंडी हो जाती है। बिल्कुल सही। ज़मीन भी ठंडी होगी और जो पानी हमने लगाया उसका वक्फा भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा देर तक पानी उसमें महफूज रहेगा। जब नमी ज़्यादा महफूज रहती है तो ज़मीन के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी अफजाइश होती रहती है, उनकी तादाद में इजाफा होता रहता है और इसके साथ साथ ज़मीन में नामियाती मादा बढ़ जाता है। तो उसका जो असर है वो पौधे की सेहत पर पड़ता है, पौधा जानदार बनता है और उसकी वजह से फिर उस पर जो ज्यादा गर्मी के असरात हैं वो कम होते हैं। ज़मीन की तैयारी में कौन सी फर्टिलाइजर का ज्यादा इस्तेमाल बेहतर है कॉटन के हवाले से? जैसे आप बता रहे हैं कि ताकि पौधा अगर मजबूत करने के लिए तो जमीन का जो है वो भी जानदार ज्यादा होना, उसमें ताकत ज्यादा होना जरूरी है। जी, बुनियादी तौर पे जमीन की का सेहतमंद होना पौधे की सेहत के लिए जरूरी है। अब जमींदार जो है उसको ये चाहिए कि पहले अपनी जमीन का तज्जिया करवाए, क्योंकि अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको चेक कराते हैं, वो कहता है जी ये टेस्ट करवा के लाएं, क्योंकि वो जज करना चाह रहे होते हैं कि आपको कौन सी बीमारी है, ताकि उसकी स्पेसिफिक दवाई दी जाए और आप ठीक हो जाए। तो इसी तरह जमीन भी सेहतमंद भी होती है, कमजोर भी होती है और बीमार भी होती है, तो इसको चेक करवाना भी जरूरी है। बिल्कुल सही। तो दुनिया जो है इस पे काम कर रही है। हमारे यहाँ भी अब आस्ता आस्ता किसानों में आगाही हो रही है और वो इसकी तरफ आ रहे हैं। सबसे बुनियादी चीज है कि जमीन का तज्जिया कराया जाए। बिल्कुल सही। और जो तज्जियाती रिपोर्ट है उसको देखकर फिर खादों का इस्तेमाल किया जाए। अब अगर हमारे यहाँ पर एक कंसेप्ट अभी तक डेवलप ही नहीं हो सका कि सोल टेस्ट का। जी जी। कि फार्मर उसको समझते कि इसकी जरूरत ही नहीं है, जबकि इसका तो बेसिक है किसी भी क्रॉप के लिए, उसकी वक्त के मुताबिक है, यानी कि अगर ये क्रॉप लगनी तो उसके अंदर क्या क्या नामायाती खाद्य होने चाहिए या क्या अज्जा जो नहीं है वो होने चाहिए, अगर ज्यादा है तो वो कम होने चाहिए उनके लिए। जी आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये बुनियादी चीज है जिसके बारे में गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी एफर्ट्स हैं। गवर्नमेंट ने हर जिला में लेबॉर्टरीज बना दी हैं और उसकी बहुत मामूली फीस है
उसमें जमीन मिट्टी का भी सैंपल टेस्ट करते हैं, पानी का भी करते हैं। तो अब जिम्मेदारों तक ये आगाही पहुंचाना और उनको इस बात पे कायल करना कि आप अपनी ज़मीनों का तजिया कराएं, ये थोड़ा सा दिक्कत वाला मामला है, लेकिन जब उनको कन्विंस किया जाता है तो वो हो जाते हैं। तो इसके साथ साथ ये जो फर्टिलाइज़र कंपनीज हैं, फातिमा फर्टिलाइज़र है, FFC है, एंग्रो है, ये भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इनको भी अगर फार्मर अप्रोच करे, अपने डीलर के जरिए से भी कर सकता है, डायरेक्ट भी कर सकता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम इस वक्त लेते हैं एक ब्रेक के बाद दोबारा डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि सोल टेस्ट किसी भी क्रॉप की पैदावार में कितनी अहमियत का हमें इस हवाले से मजीद जानेंगे। इस वक्त एक ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात का मेज़बान मैं हूँ फिदाउल्लाह चौधरी। बात होगी अवाम के मसाइल की, बात होगी सेहत के हवाले से मौजूद सहूलियात और बढ़ते हुए अमराज की। आपकी OPDs बंद हो जाती हैं, पेशेंट सफ़र कर रहा होता है। गवर्नमेंट जब इस तरह करेगी तो डॉक्टर स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेशन में आके एहतजाज का दायरा कार भी हम वसी कर देंगे। करेंगे बात तरक्याती मंसूबों की, अवाम के मसाइल पहुंचाएंगे ईवानों तक। पाकिस्तान ज्यादा जो टैक्स पे करने वाली कंट्रीज में शामिल होता है। तो जिन मुल्कों में इतनी हैवी टैक्सेशन ली जा सकती है, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सर्विसेज, ये सारी चीजें मिल रही होती हैं। इंडस्ट्री के मसाइल को लाएंगे ज़ेरे बहस। बात होगी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक अफराद से। आटा जिसको हम आम जुबान में कहते हैं, कि उसके अंदर क्या कमी होती है। हमारे यहाँ डाइटरी डाइवर्सिटी जो है वो नहीं है, मुख्तलिफ अक़साम की खुराक नहीं खाई जाती। N News HD पर देखते रहिए प्रोग्राम आपकी बात, जुमा और हफ्ता रात 8 बजे। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी डॉक्टर फयाज अहमद साहब से कि ज़मीन का सोल टेस्ट कितना ज़रूरी है उसके अंदर खादों के लिए। वाले से डॉक्टर बताइए कि जब सोल टेस्ट हो जाता है तो उसके बाद फिर आपका डिपार्टमेंट इसको सजेस्ट करता है कि इसके अंदर कौन कौन सी खादें डाली है। जी बिल्कुल, जहाँ से भी सॉइल टेस्ट कराया जाता है वो एक रिपोर्ट देते हैं। बिल्कुल ठीक। तो रिपोर्ट में हर चीज़ वाज़े लिखी होती है, उसमें pH लिखी होती है कि इसकी कितनी है, ऑर्गेनिक मैटर इसमें कितना है, इसी तरह इसमें नाइट्रोजन की मिकदार क्या है, फास्फोरस क्या है, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो बुनियादी तौर पे जो हमारे यहाँ खादें जो इस्तेमाल की जा रही हैं, ज़्यादातर नाइट्रोजन की जा रही है, यूरिया की शक्ल में या गवारा की शक्ल में या NP की शक्ल में, और फास्फोरस यूज़ की जा रही है। तो लेकिन पौधे को ये तकरीबन कोई 14 के करीब ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत होती है, ज़्यादातर ज़मीन में मौजूद होते हैं। लेकिन कुछ ग़िज़ाई अज्जा ऐसे हैं कि जो हम किसान इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन उनकी ज़मीनों में कमी आ गई है। तो तज्ज़ियाती रिपोर्ट ये बताती है कि किस अज्जा की कमी है, कौन सा अज्जा मुनासिब मिकदार में मौजूद है और कौन सा ज़्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आज भी हमारा जो फार्मर है वो उन्हीं चीज़ों पे चल रहा है, जैसे FFC की खादें या यूरिया है, NP है, गवारा है, इन चीज़ों पे। जबकि अब वक्त चेंज हो गया, इम्पोर्टेड फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा आ गया जिनमें मल्टी किस्म के वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बहुत जल्दी सॉइल को जब बेहतर कर देते हैं, पैदावार बढ़ती है उनसे। तो उस हवाले से हमारे फार्मर्स को अभी तक आगाही नहीं दी जा रही इस तरह से, जिसमें फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, जैसा SOP है, NPK है, इसके बाद NP है, लिक्विडिटी उसमें फास्फोरस है। जी, इसमें बहुत सारे आ गए हैं। और असल में मसला ये है कि जो मैंने पहले अर्ज किया है कि फार्मर में इस्तात नहीं रही खादें डालने की। अब पिछले साल की अगर बात करें कि DAP नहीं मिल रही थी और उसकी शॉर्टेज थी और वो ब्लैक में मिल रही थी और उसका रेट बहुत ज़्यादा था। गंदम की काश्त सर पे थी, लोग परेशान थे कि अब क्या करें। तो हमने लोगों को फास्फोरिक एसिड का रिकमेंड किया कि आप फास्फोरिक एसिड अप्लाई करें। वो इम्पोर्टेड आता है, चाइना का माल है, वो मिल जाता है, तो वो लोग इस्तेमाल करते रहे। तो बात यह है कि न्यूट्रिएंट डालना है जिस भी शक्ल में हो। बिल्कुल सही सर। असल मसला यह है कि बैलेंस्ड न्यूट्रिशन जो है उसको जो फार्मर अचीव कर लेता है ज़मीन में, उसकी पैदावार अच्छी हो जाती है। तो बैलेंस्ड न्यूट्रिशन जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, वो चाहे किसी भी शेप में हो, किसी भी फॉर्म में हो। हमारे यहाँ जो खादें बन रही हैं उसमें यूरिया है, NP है, गवारा जिसको कैन कहते हैं, इसके साथ साथ NPK है,
अब कुछ केमिकल्स मिल जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट है जी या बोरेक्स है, इसके अलावा जिंक सल्फेट है। जी जी। ये चीजें सारी अवेलेबल हैं और हम फार्मर्स को ये बकायदा बताते हैं कि आपने खादें कौन कौन सी डालनी है, और जो ग़िज़ाई अज्जा कम मिकदार में चाहिए होते हैं, जिनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम कहते हैं, और उसको बहुत थोड़ी मिकदार में ज़रूरत होती है क्रॉप को ना, लेकिन उनके असरात बड़े अच्छे होते हैं। मसलन ये जैसे बुरान है, बुरान अगर 150 ग्राम बोरेक्स की शक्ल में स्प्रे कर दिया जाए तो उससे टिंडे का साइज बढ़ जाता है और पत्ते में जो खुराक बन रही है वो टिंडों की तरह मुंतकिल होना शुरू हो जाती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो बहुत कम खर्च में फार्मर इनको अचीव कर सकता है। तो ये चीज़ें हम बाकायदा बताते हैं फार्मर्स को, और बहुत सारे फार्मर इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो जहाँ तक बात है कि बाहर से जो चीज़ें आ रही हैं वो मुख्तलिफ मिक्सचर्स की सूरत में हैं या लिक्विड की सूरत में है, लेकिन अगर उनको देखा जाए तो वो मुल्की जो मसनूआत हैं उनके मुकाबले में निस्बतन महंगी हैं। बिल्कुल सही। और अगर उसको लिक्विड को हम स्प्रे के ज़रिए दें तो उसमें वो उतनी ग़िज़ाइयत मौजूद नहीं है जितनी पौधे को चाहिए, क्योंकि ज़मीन में बहरहाल डालनी ज़रूरी है। तो इसलिए ज़मीन में डालने के बाद बाकी जो है वो उसको अगर स्प्रे के ज़रिए इस्तेमाल किया जाए तो उससे खतर का फ़ायदा होता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना और बैलेंस न्यूट्रिशन को मद्देनज़र रखना ये इंतहाई ज़रूरी है। इसके साथ साथ ये बताइएगा कि कॉटन के ऊपर जिस तरह से सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूजेज है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें कोई शक नहीं है कि पेस्टिसाइड सबसे ज़्यादा काटन में इस्तेमाल होती है। काटन में मुख्तलिफ किस्म के कीड़े हमला करते हैं काटन के ऊपर। उसमें रस चूसने वाले कीड़े हैं, जैसा कि सफ़ेद मक्खी है, जिस्ड है, थ्रिप्स है, फिर डस्की काटन बग है। इसके अलावा जो सुंडियाँ हैं उसमें ज़्यादातर पिंक बोलवर्म का हमला होता है। तो ये इतने ज़्यादा कीड़े हमला करते हैं जिसकी वजह से पेस्टिसाइड अगर ना इस्तेमाल की जाए तो कपास हो ही नहीं सकती। लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल ज़रूर है, लेकिन अगर समझदारी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इसको कम किया जा सकता है। उसमें बुनियादी बात यह है कि फसल को जब शुरू में स्प्रे कम से कम किया जाए, जब पौधा छोटा होता है, तो उस पर कुछ किसान दोस्त कीड़े होते हैं जो दुश्मन कीड़ों को खाते हैं जी। तो अगर स्प्रे को 2 माह तक लेट कर दिया जाए और उनको फलने फूलने का बढ़ने का मौका दिया जाए तो उनकी तादाद इतनी बढ़ जाती है कि वो ही काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। वो सर आज से 20-25 साल अगर पीछे जाके देखा जाए तो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत कम था जी। ऐसे ही है, उसकी वजह यह है कि पेस्टिसाइड बार बार इस्तेमाल करने से और एक ही पेस्टिसाइड को 2 या 3 दफ़ा उसी फसल पे इस्तेमाल करने से कीड़ों के अंदर कुव्वत मदाफ़त आ गई। तो उसकी वजह से फिर कीड़े मरते नहीं हैं, तो किसान समझता है कि इसको शायद दोबारा स्प्रे करने की ज़रूरत है, वो बार बार स्प्रे करता है, तो उसकी वजह से भी इस्तेमाल बढ़ गया। तो कुछ ऐसा है कि इस साल जैसा कि जिस्ड का हमला बहुत ज़्यादा है और अक्सर रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि वो कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उसमें भी कुव्वत मदाफ़त बढ़ चुकी है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? क्या कोई नई केमिस्ट्रीज आनी चाहिए? जी बिल्कुल, उसमें नई केमिस्ट्रीज आनी चाहिए जो उनके खिलाफ इफेक्टिव हों, और स्प्रे का प्रोग्राम ऐसे हो कि दोबारा कीड़े में कुव्वत मदाफ़त पैदा ना हो। यानी एक दफ़ा अगर उसको स्प्रे कर लिया तो फिर वही स्प्रे ना किया जाए, कोई और किया जाए, तो उससे कुव्वत मदाफ़त नहीं आती। दूसरा ये कि जो मुआशी हद है कीड़े की उसको मद्देनजर रखते हुए स्प्रे करना चाहिए। बाज़ का फार्मर जो है वो एक रूटीन बना लेता है कि मैंने हर हफ्ते स्प्रे करना ही करना। कीड़ा है या नहीं है, उसने मशीन कंधे पे उठानी है और खेत में घुस जाना है, तो उसने जनाब वो काम करना है। तो उसकी वजह से भी कुव्वत मदाफ़त पैदा होती है, नुकसान होता है फसल जी, नुकसान होता है। क्रॉप भी स्ट्रेस में आ जाती है, ऊपर से गर्मी का असर है, फिर जनाब स्प्रे का भी असर है।
तो वो और ज्यादा सर, स्ट्रेस में जो चले गए। 3 जेनेटिक्स के नाम से एक नया सीड जो है कि वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है कंपनी की तरफ से, यानी कि उसके अंदर कुव्वत मुदाफत ज्यादा है, स्प्रे कम होंगे, फसल की पैदावार भी ज्यादा होगी, तो किस हद तक वो हमारे यहाँ पर कामयाब होगा? और उसकी जी, जो ट्रिपल जीन जो वैरायटीज हैं उसमें बेसिकली ये है कि 2 जीन जो हैं वो तो हैं गुलाबी सुंडी के खिलाफ, बिल्कुल सही से। और जो तीसरा जीन है वो हर्बिसाइडल जीन है, यानी कि जड़ी बूटियों की जो दवाई है, जैसा कि ग्लाइफोसेट है। जी जी। ग्लाइफोसेट बेसिकली वो जिस भी सब्जे पे की जाएगी वो हर चीज को खत्म कर देगी, जला देगा। तो जो ट्रिपल जीन वैरायटी है उसके अंदर ऐसा जीन डाल दिया गया है कि ग्लाइफोसेट का उस पर असर नहीं होता, सही। तो जड़ी बूटियां खत्म हो जाती हैं। तो उसका ये फायदा हुआ है कि जड़ी बूटियां जो बिजाई के वक्त तो स्प्रे से कंट्रोल हो जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे फसल बढ़ती है तो फिर जड़ी बूटियां भी तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती हैं। वो अगर लेबर लगाएं तो उसके अखराजात बहुत ज्यादा होते हैं। तो ट्रिपल जीन वैरायटी का ये एडवांटेज है कि ग्लाइफोसेट के जरिए उसको कंट्रोल किया जा सकता है। फार्मर के लिए ये एक आसानी हो गई है। अब चूंकि लेबर का भी मसला बन रहा है, जी बिल्कुल, देहातों में लेबर भी नहीं मिल रही, तो जबकि पहले तो देखा जाए तो पहले लेबर ही ये काम सब करती थी, बिल्कुल स्प्रे का इस्तेमाल कम से कम था, तो लेबर शॉर्टेज है। लोग बाज़ इलाकों में उनको खवातीन नहीं मिलती पिकिंग के लिए, वो दूसरे इलाकों से ट्रालियों में लेकर आते हैं, फिर उनको छोड़ कर आते हैं। तो ये मसाइल बनते जा रहे हैं आस्ता आस्ता, और ये आगे और बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे शहरों की तरफ हो रहा है देही आबादी का, तो ये मसाइल आस्ता आस्ता बढ़ेंगे। ये लेबर कॉस्ट, लेबर की भी इश्यूज आ रहे हैं। उसके बाद वहां पर फार्मर्स भी अब जो है उस तरह से जैसे पहले वहां रह के तवज्जो से काम करते वो नहीं करते। जी, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि असल में फार्मर कुछ मायूस हो चुका है। मैं ये बात करता हूं कि देखें, हम बैसियत साइंसदान हम चाहते हैं कि पैदावार अच्छी हो। जी बिल्कुल। हमारी गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि पैदावार अच्छी हो। जो हमारी इंडस्ट्री है वो भी चाहती है कि पैदावार अच्छी हो। जी। लेकिन जिस तबके ने वो पैदावार देनी है, जी जी, उस तबके को इग्नोर किया जाता है। एग्जैक्टली। गवर्नमेंट किसी हद तक कोशिश करती है कि उनको सब्सिडाइज किया जाए, चीजों को सब्सिडाइज किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट की भी एक लिमिट है। अब टेक्सटाइल सेक्टर जो है हमारा, अगर आप गन्ने के जिम्मेदारों को देखें तो जो शुगर इंडस्ट्री है वो उनको शुरू से लेकर आखिर तक सपोर्ट कर रही होती है। Exactly. लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर सिर्फ कपास की हद तक उसकी इंटरेस्ट है जी, उसकी इंटरेस्ट फार्मर के साथ नहीं है। बिल्कुल। अगर वो अपनी इंटरेस्ट फार्मर के साथ डेवलप कर ले और फार्मर को सपोर्ट करना शुरू कर दे, उससे क्रॉप की मैनेजमेंट बेहतर होगी, अच्छी वैरायटीज लगेंगी, तो उससे पैदावार बढ़ेगी और अल्टीमेटली फार्मर भी खुशहाल होगा और मुल्क का ज़र मुबादला भी बढ़ेगा, और इंडस्ट्री को जो शॉर्टेज आ रही है, जो क्लोजिंग हो रही है टेक्सटाइल मिलों की, हाँ जी, क्लोज हो रही है, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें असल में इंटरकनेक्टेड हैं। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर फार्मर को फोकस कर लिया जाए तो उससे काफी हद तक चीजें बेहतर हो सकती हैं। अच्छा सर, आप प्रोग्राम के एंड पे हम फार्मर के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो क्या ऐसा करे, कौन से ऐसे इकदाम करे जिससे कि हमारी पैदावार बेहतर हो, उसके ऊपर बर्डन भी कम आए, कौन सी ऐसी वैरायटी ज्यादा इस्तेमाल करे, कौन सी ऐसे जो है कि वो तरीकाकार इस्तेमाल करे जिससे फार्मर भी खुशहाली की तरफ चले, उसके अखराजात कम हो? जी, फार्मर के लिए पैगाम यही है कि अब तो बिजाई हो चुकी है, लेकिन पैगाम देना ज़रूरी है कि फार्मर जो गवर्नमेंट की तरफ से मंजूर शुदा और गर्मी के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त रखने वाली वैरायटीज़ हैं उनको काश्त करें और ज़मीन का तज़किया कराए, उसके मुताबिक खादों का इस्तेमाल करें। पानी का इस्तेमाल जो है वो बड़े सोच समझ कर करें, क्योंकि अगर बारिशों का इम्कान है तो फिर पानी ना लगाए, अगर बहुत ही ज़रूरत है फसल को तो फिर हल्का पानी लगाए ताकि बारिश होने की सूरत में फसल डूब ना जाए। और उसके साथ साथ कीड़ों की जो मैनेजमेंट है, पहले फसल का मुआयना करे, कीड़ों को देखे कि आया स्प्रे करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो
उस वक़्त फैसला करे कि मैंने अब ज़रूरत है उसकी मुआशी हद पे, अगर कीड़ा पहुंच गया तो फिर उसको स्प्रे किया जाए। और उसके साथ साथ खादों का इस्तेमाल जो है बड़ा सोच समझ के करे। शुरू में जब फसल छोटी होती है तो उसको कम खादों की ज़रूरत होती है, कम पानी की ज़रूरत होती है। तो शुरू में ना ज़्यादा खादें डालने की ज़रूरत है, ना पानी ज़्यादा देने की ज़रूरत है। जैसे जैसे फसल बढ़ती है, जब टिंडे आते हैं तो उसको ज़्यादा ग़िज़ाई अज़ा की ज़रूरत होती है। उसके साथ उसको कोऑर्डिनेशन की भी ज़रूरत है। बिल्कुल, महकमे के साथ कोऑर्डिनेशन भी करे, और जब फसल बड़ी हो जाए तो फिर उसको खाद उस वक्त ज़्यादा दे, ताकि जब फल आ रहा है तो जो टिंडे लग रहे हैं उन टिंडों के लिए ग़िज़ाई, उनका साइज भी सेहतमंद हो और तादाद भी ज़्यादा हो, और उनमें किसी चीज की कमी ना रह जाए, जिससे पैदावार मुतासर हो सकती है। जी बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह से डॉक्टर फयाज अहमद साहब बता रहे थे कि फार्मर को बेसिक ज़रूरत है कोऑर्डिनेशन की, के महकमे के साथ कोऑर्डिनेशन करे, अपनी ज़मीन के सोल टेस्ट करवाए, उसके अलावा जहां उसको लगे कि वो फिर मुशावरत भी करे। और इस हवाले से उसको ये भी चाहिए कि बीज के हवाले से स्पेशली उसको कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि कौन सा ऐसा बीज है जो उसके इलाके की मुताबिकत से है, ताकि वहाँ के माहौल के मौसम के मुताबिक है, वहाँ की ज़मीन के मुताबिक है, कि जिससे अच्छी पैदावार मिल सकती है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम तशरीफ लाए। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, इस पर बात होगी।